आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो इस वक्त एजिंग के प्रोसेस में हैं या जो उम्र रसीदा लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, उनके थोड़ा डिप्रेशन में भी होते हैं, तो उनको आपको डील कैसे करना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि कराची का एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, उसने एक डिपार्टमेंट भी जो है वो इस हवाले से जो है वो बनाया है जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, जो शायद ही पाकिस्तान में और कहीं मौजूद हो। इट्स रिक्रिएशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर फॉर एल्डरली। जितने भी एल्डर लोग हैं उनकी रिक्रिएशन के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट किस तरह ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी फिजिकल हेल्थ में, ये सारी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन के शोबे से ये वाबस्ता है, डॉक्टर फरीदा अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और जो एक नया डिपार्टमेंट आप लोगों ने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ओपन किया है, क्या थॉट थी, क्यों इसे ओपन किया, क्या ज़रूरत पेश आई इसकी? देखिए, सबसे पहले तो ये इसको हम जीरियाट्रिक्स कहते हैं और जीरियाट्रिक्स पूरी दुनिया भर में एक नोन स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ जिस तरह से फैमिली मेडिसिन एक रिलेटिवली न्यू स्पेशलिटी है, मतलब फैमिली मेडिसिन का मतलब ये होता है कि एक क्वालिफाइड जनरल फिजिशियन आपके ख़ानदान के हर फर्द को, उनके हर मसाइल को एक ही विजिट में कोशिश करके हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और ये एक सॉर्ट ऑफ आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना। तो एक तो ये फील्ड है, फिर उसमें एक एक फर्द, हर एज ग्रुप की हेल्थ का हमें ख्याल रखना होता है। तो जिसमें जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी हैं, तो बच्चे भी हैं, तो एडल्ट्स भी हैं, तो खवातीन भी हैं। अब हमने देखा ये कि आमतौर पे एडल्ट्स तो आ जाते हैं, बच्चों को माँ बाप लेकर आ जाते हैं हमारे पास। यूजुअली बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जिनको चाहे उनके बच्चे लाना भी चाहे डॉक्टर के पास, वो नहीं आते, है ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अच्छा, हमारे बुजुर्ग इस तरह के हालात से गुजरे हैं बहुत सारे कि वो ये भी सोचते हैं कि पैसा खर्च ना हो मेरे बच्चे का, डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, ये खर्च हो जाएगा। इस तरह वो लोगों की जो हेल्थ है ना जनरली निगलेक्ट होती जाती है। हमारे पास अक्सर 60+ के लोग जो आते हैं मल्टीपल मेडिकेशंस पे होते हैं, 15 मेडिसिन ले रहे हैं, 12, मतलब ऐसे लगता है कि चलते फिरते मेडिकल स्टोर्स की तरह से कि रोज सुबह की 4 गोलियां, दोपहर की 4। वो दवाएं क्या क्या साइड इफेक्ट्स दे रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। मैदा खराब रहता है, खाया नहीं जा रहा, दांत खराब हुए हुए हैं, कब्ज रहता है, मतलब मल्टीपल इश्यूज होते हैं। और ये सारे इश्यूज को देखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई एक डॉक्टर इन सब चीजों को देखता रहे तो उनकी हेल्थ को हम बिगड़ने से पहले बचा सकते हैं। राइट। अच्छा, ये एक और बात जरूर समझने के लिए, क्योंकि देखिए अगर गुर्दे का मसला है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, शुगर है तो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है, कोई और इशू है तो आप उसकी जो स्पेशलिटी है उसके पास जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा होता है हर घर में। अब तो तकरीबन ऐसे मरीज मौजूद हैं जिनको 2-3 तरह के इश्यूज हैं और फिर अलग अलग डॉक्टर्स के आप पास जा रहे होते हैं। तो क्या आप लोग जो काम कर रहे होते हैं उसमें फिर उन स्पेशलिस्ट का काम खत्म हो जाता है या उनके पास नहीं लेके जाना, आप ही हर प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं? देखिए, होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए, आपने शुगर की आपने दवाइयाँ लिखवाई, उनसे कहा डॉक्टर साहब मेरे पैरों में भी दर्द होता है, तो उन्होंने आपको एक दर्द की दवा लिख के दे दी, ठीक है। अब ये दर्द की दवा आपने ली, आपको लगा कि थोड़ा फायदा तो है, ज्यादा फायदा नहीं है, आप चले गए हड्डी के डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास। अब जब आप उनके पास गए तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि डायबिटीज के डॉक्टर ने आपको क्या दवाएं दी है, वो आपको अपनी दवाएं लिख के दे देंगे। अब उन्होंने आपको 2 और दर्द की दवाएं दे दी, ठीक है। फिर आप जो है वो एक अपने जीपी के पास जाते हैं, जिसको आप आमतौर पे जिसको कहते हैं कि भाई बहुत ही लोकल किस्म का एक डॉक्टर जो कि 2-2 मिनट में दवाएं लिख रहा होता है और जो बात करने का भी जिसके पास टाइम नहीं है। आप उसके पास गए, उसको आपने बताया, उसने एक और दवा लिख के दी। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम पूछते हैं आप कौन कौन से डॉक्टर की क्या क्या दवाएं ले रहे हैं, तो वो हमें दिखाते हैं, तो पता चलता है 4 किस्म की अलग अलग दर्द की दवाइयां ली जा रही हैं। और वो दवाइयों की वजह से खुदा न खास्ता गुर्दों पे असर हो गया है या मैदा खराब हो गया है। तो अगर एक डॉक्टर इन सब चीजों को समझकर और आपको वही मेडिकेशन दे जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है और जहां हमें जरूरत पड़ती है हम रेफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये लग रहा है
है कि ये आर्थराइटिस का मसला है घुटनों का और इतना ज्यादा सिवियर है कि ये बगैर सर्जरी के ये काम नहीं चलेगा, तो फिर हम कहते हैं कि अब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि आपको अब सर्जरी की शायद नीड पड़ सकती है। उस केस में हम उसको रेफर करेंगे। तो रेफरल रेट हमारा एक होता है कि जैसे 100 पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसमें से हम 10 या 12 रेफर करते हैं। ठीक है, बाकी जो आम मसले होते हैं ना वो आम तौर पे फैमिली मेडिसिन आराम से देख लेते हैं। नॉर्मली जो है वो लोग जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या स्टमक का अपसेट रहना या जिस तरह भी डॉक्टर साहब के एंटी कॉन्स्टिपेशन, जब आप कंटिन्यू कई सालों से दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ आपके साथ चलते रहते हैं, और जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो स्पेसिफिक उसी चीज को, जिस तरह आप कह रही हैं कि वो डील कर रहा होता है, बाकी सारी चीजों को वो ये कह रहा होता है ये ठीक हो जाएंगी, पहले आप अपनी शुगर तो कंट्रोल कर लें, अपने ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करें। तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे होते हैं उसका कॉम्बिनेशन कितना बेहतर है, वो किस तरह लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, उसका एतदाल जो है वो आप लोग पेशेंट को देते हैं ताकि वो अपनी बीमारी के साथ साथ अपनी सेहत भी प्रिजर्व कर सके। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपकी हेल्थ प्रिजर्व हो, जिस पर हम फोकस ही नहीं करते, बस ये होता है बीमारी जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। सो आप ये देखिए, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना और घर के बुजुर्गों के साथ ये रहता है प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। इसमें ना हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमें लगता है क्योंकि बच्चे होते हैं अगर साथ में बेटा या बेटी आते हैं तो हमें बता देते हैं कि हम अम्मी को बड़ी मुश्किल से लाए हैं, ये घर से निकलती नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम फोन नंबर्स दे देते हैं, ईमेल्स दे देते हैं, जो लोग एजुकेटेड होते हैं मेल्स कर सकते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप हमें अगर ये ना आ रही हो तो आप हमें ईमेल करके इनकी कंडीशन के बारे में इनका पिक्चर भेज दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वुंड है तो पिक्चर भेज दीजिएगा जख्म का और बता दीजिएगा कि ये पेशेंट है, ये दवाइयों पर है, तो हम उस पर आंसर बैक कर देते हैं। अक्सर हम फोन दे देते हैं अपना और फिर फोन भी हम उठाते हैं और उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हम हर लिहाज से ना, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर वही है जो पेशेंट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि देखिए पेशेंट को सिर्फ दवाई देके, ये तो गूगल भी किया जा सकता है ना, आप गूगल पे डालें कि मेरे ये जख्म है, इस तरह का जख्म है, इस तरह की नौयत है, तो गूगल आपको 10 ऑप्शंस दे देगा कि आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये। तो डॉक्टर का वहां पर क्या काम है? फिर डॉक्टर का फायदा क्या है? डॉक्टर का फायदा यही है कि वो पेशेंट या पर्सन सेंटर्ड केयर देता है, ना कि सिर्फ अपनी दिमाग या अपनी नॉलेज को यूज करता है। मतलब पेशेंट के हिसाब से क्या ठीक रहेगा, उसको कैसे फॉलो अप करना है, ये पेशेंट फॉलो अप पर आएगा या नहीं आएगा, ये भी सोचना हमारा काम है। आप लोगों के लिए ओल्ड एज की क्या डेफिनेशन है? किसको आप ओल्ड एज कहते हैं? ओल्ड एज तो हम कहते ही नहीं है, ठीक है ना, ओल्ड एज का वर्ड तो हम यूज ही नहीं करते। हम ये कहते हैं कि वो लोग जो कि 65 या 60 प्लस हैं वो जेरियाट्रिक एज ग्रुप में आते हैं, क्योंकि और एज ग्रुप को डिफाइन करने का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी नीड्स डिफरेंट है, इनकी हेल्थ नीड्स, जैसे बच्चों की हेल्थ नीड्स डिफरेंट है, एडोलेसेंट्स की हेल्थ नीड्स डिफरेंट है, अडल्ट्स की हेल्थ नीड्स डिफरेंट है, वैसे इन एज ग्रुप की एडल्ट हेल्थ नीड्स, क्योंकि इस एज में आके आपकी बॉडी जो है वो हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आपने लाइफस्टाइल कैसा रखा है कि उस डिक्लाइन को आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप रोक नहीं सकते उसको, लेकिन उन चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल कि आप उन चीजों को कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, जब बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स वैसे ही उनकी प्रायोरिटीज बड़ी चेंज हो जाती हैं कि अभी ये छोटे हैं तो इनका ख्याल करना है, तो अपनी चीजें तो ये स्लोली ग्रेजुअली जो है वो अवॉइड होते होते इस तरह के मामलात होते हैं। अच्छा, इस एज में जिन प्रॉब्लम्स का हम जिक्र करें, कुछ बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो ये कि नींद कम हो जाती है बहुत इस एज में आके, वो स्लोली ग्रेजुअली होता है कि आप बहुत कम नींद होती जाती है, तो ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है ये। और आप नींद की दवा भी रोज नहीं ले सकते। अगेन वही देखिए, हेल्थ केयर नीड एक डिफरेंट है ना इस एज ग्रुप की, और नींद नहीं आने की एक वजह ये है कि इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो घर में रहते हैं, आमतौर पर रिटायर्ड होते हैं, तो वो अपनी नींद जो है ना किसी वक्त सुबह में, दोपहर में पूरी कर लेते हैं। तो क्योंकि वो पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी सी नींद करते रहते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे के, तो जब रात में वो सोने जाते हैं तो उतनी अच्छी नींद नहीं आती। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, स्ट्रेस
बच्चा बेटा जो है वो बाहर है, अभी तक ऑफिस से आया नहीं है, 7 बजे आ जाता है, 9 बज गए, घबराहट हो गई, घबराहट हो गई। अब जब तक वो घर पर नहीं आएगा तो ना मैं खाना खाऊंगी और ना मैं सोने जाऊंगी, है ना। मदर्स तो ऐसी ही होती है, इससे तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं निकाल है ना, सकते, तो नहीं निकाल सकते आप किस तरीके से। तो यही वाली बात है कि यही मैनेजमेंट, यही काउंसलिंग की उनको नीड होती है कि जो कि एक थर्ड पर्सन उनकी काउंसलिंग करता रहे, किस तरीके से उनकी जहनी जो है वो सोच है उसके हिसाब से उनको काउंसिल करता रहे कि कैसे इसको मैनेज करें, और बच्चों को भी सिखाए कि अपने पेरेंट्स की इस एंजाइटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। फिर ये कि हम जाते हैं ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से, बेटा गया नींद की दवाई दे दे, अम्मी को नींद नहीं आ रही, अब्बू को नींद नहीं आ रही, वो नींद की दवाई उसने उठा के दे दी। आपको पता है इस एज ग्रुप में नींद की दवाई लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। रीजन बीइंग कि नींद की दवाई आपने ली, आप गुनूदगी में गए, रात में 2 बजे 3 बजे अक्सर पेरेंट्स होते हैं उनको यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है, आप 2 बजे 3 बजे आधी गुनूदगी में उठे और खुदा ना खास्ता अगर गिर गए तो हड्डियां भुरभुरी हैं, ठीक है, हड्डियों में जान नहीं है, फौरन हड्डी टूटती है। तो अगर हिप की हड्डी टूट गई तो सीधा आप बेड पर गए और 3 माह से पहले तो आप बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। तो देखिए ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कहाँ गई। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो एक दफा गिरे तो फिर उठ ही नहीं सके इस एज ग्रुप में, फिर सर्जरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो उनका जो लिमिटेशन है एक्टिविटी वो बिल्कुल लिमिटेड होकर रह गई, है ना। तो ये चीजों को प्रिवेंट करना है। तो एक नींद की दवाई ने कितना बड़ा नुकसान किया ये सोचने और की बात। यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमारे यहाँ कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, कहीं पर नहीं भी हैं, बट ये कि अगर आपके घर में डेफिनेटली आपके बड़े मौजूद हैं तो कुछ एहतियात आपको भी करनी है। जिस तरह कि आप उनसे कहें कि जब वो वॉशरूम जाएं तो वो लॉक ना करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन उनको जो है वो हेल्प किया जा सके। बेल इजीली मिलती हैं, वो आप उनके पास रखें कि कभी उनको नींद में इस तरह नहीं उठा जा रहा है या इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि वो आपको हेल्प कर सकें। वॉशरूम के जो स्लीपर्स हैं वो बहुत, मैंने देखा है कि अक्सर वो स्लिप हो जाते हैं, या क्योंकि टाइल्स हैं तो टाइल्स पर ये होता है कि हल्का सा सोप भी गिरा हुआ या कोई चीज़ है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। तो मैंने अपने पापा के लिए क्या किया था कि मैं टाइल्स जो हैं वो वहाँ पर वो बिछा देती थी कि अगर वो उस पर चलेंगे तो एटलीस्ट वो वैसे स्लिप, अल्लाह ना करे अगर कभी प्रॉब्लम हो तो वो स्लिप नहीं हो सकेंगे। तो डॉक्टर साहब इस तरह की एहतियात भी आप लोग बताते हैं? एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट बहुत दफा हम ये भी कहते हैं कि अगर चलने में तकलीफ होती है तो वॉकर अपने घर अपने बेड के साथ रख लें कि रात में जब उठे तो वो वॉकर पकड़ के उठे। ये भी जो इस एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स है ना उनमें शामिल है कि वो लोग वॉकर यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम वॉकर यूज करेंगे तो क्या मैं जो है वो अपाहिज हूँ या मैं मोहताज हूँ कि मैं वॉकर यूज करूँ। तो हर चीज में ना उन लोगों के प्रॉब्लम्स, जो लोग सुन नहीं पाते वो लोग हियरिंग एड नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे नहीं हियरिंग एड जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो ये एज ग्रुप की एक बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। इस एज में कुछ लोग तो बहुत ही इतने, क्योंकि ये आप मैच्योर इतने हो चुके होते हो, लाइफ की इतनी सारी चीजें देख के कुछ लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाते हैं। वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अब जो बच्चे हमारे लिए डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा, और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। वो अपने आप को अपनी औलाद के हवाले कर देते हैं, इन अ सेंस के ये जो भी कहेंगे ये इस वक्त हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो किसी सूरत इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि ये जो कह रहा है वो मुझे करना है, वो एक जिद होती है। नहीं देखिए, पता है ये इतने सालों तक इतना इन्होंने मेहनत की होती है, इतना अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दी होती हैं कि जब ये इस एज ग्रुप में आते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि अब ये बच्चे भी हमारे लिए उसी तरीके से मेहनत करें कि जिस तरीके से हम करते रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक जिद है, इट्स जस्ट के इतने साल आप सोचिए ना, जिंदगी के आपने 60 साल 65 साल 70 साल जो है वो मेहनत की है, और अब आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, अब जिन लोगों के लिए आपने काम किया आप उनसे एक्सपेक्ट करें। तो आई थिंक कि ये चीज समझना भी बच्चों के लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ना बच्चे आते हैं और हमें कहते हैं ये बिल्कुल नहीं सुनते मेरी, ये कैसे सुनेंगे वो, है ना। आप सोचिए तो सही कि इतने सालों तक जब उनका एक अपर हैंड रहा आप पर, उनकी हर बात आप मानते रहे, अब वो कैसे एक्सेप्ट करेगा उनका दिमाग कि अब हम
नीचे हैं और अब ये हमारे हमें ऑर्डर्स देंगे और हमें बताएंगे कि करना क्या है, क्यों एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, वो अब मेरा कहने का मकसद ये था कि इस चीज में ये जो जिद होती है ना, क्योंकि औलाद की खुशियां भी माँ बाप के बगैर अधूरी हैं, बल्कि नामुकम्मल हैं। वो घर ही, उसमें कोई रौनक ही नहीं होती जिस घर में आपके बड़े मौजूद ना हो। तो औलाद का कहना ये है कि मैं खुद अपनी अम्मा को हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी आपने जिंदगी में और बहुत सारा कुछ करना है और वो आप करेंगी तो सबसे अच्छा होगा। शायद चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो बड़ों के सरपरस्ती में या उनके साए तले जो चीजें हो रही होती हैं, उनकी वैल्यू बड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो और यही बात समझने की बात है उनको, और उनको समझाने की बात है कि आप, उनको ये लगता है हम बेकार हैं, मतलब मेरा क्या काम है, अब बस अल्लाह उठा ले। क्यों हम ऐसे सोचते हैं, क्यों हम ऐसे सोचते हैं कि अल्लाह क्यों उठा ले? आपकी दुआओं की हमें जरूरत है, आपके साए की हमें जरूरत है। हमारे बच्चे जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, अगर वो देखते हैं घर में बुजुर्ग होते हैं, उनका बिल्कुल एक अलग तरीका होता है। और आप देखिए ना, वेस्ट में यही तो है ना, बच्चा जैसे बड़ा होता है वो कभी देखता ही नहीं है अपने माँ बाप को खिदमत करता हुआ, अपने माँ बाप की, तो कभी भी वो, उसका दिमाग उस तरह बनता ही नहीं कि वो भी खिदमत करे आगे जाके। तो ये जो खिदमत का जज्बा है, ये कहाँ से आएगा हमारे बच्चों में? एक हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। हवाले से बात करूं तो वो तो मुख्तलिफ चैलेंजेस से लाइफ के गुजरती हैं, और एक पर्सनली ये बल्कि हकीकत बात है कि बहुत सारी जगहों पे वो इमोशनली एक मर्द से ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है, क्योंकि जो कुछ वो चाहती है फिजिकली या मेंटली, वो शायद एक मर्द बेयर नहीं कर सकता। मैं कंपैरिजन नहीं करी, आप मेडिसिन के हिसाब से भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते होंगे, बट द पॉइंट इज कि एक प्रोसीजर जिस मेनोपॉज से औरत गुजरती है, उसके बाद भी उसके अंदर एक बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी है। तो औरतों में और मर्दों में जो इस एज में, आपको लगता है कि बड़े मेंटल हेल्थ डिफरेंट हो जाती है? जी बिल्कुल। मैं फिजिकल हेल्थ के हवाले से आपको ये बताऊंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें मर्दों और औरतों में इस एज ग्रुप में ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। लेकिन यस, आई अग्री कि मेंटल हेल्थ का बहुत डिफरेंस होता है। मर्द बहुत अलग तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं और औरतें अलग तरीके से एक्सप्रेस भी अलग तरीके से करती हैं। जैसे जो हमारे पास खवातीन आती हैं जो इस एज ग्रुप में होती हैं, वो जल्दी से रोएंगी और अपने गम का मतलब फौरन, डॉक्टर अगर उनको लगेगा कि ये मेरा हमदर्द है तो फौरन अपने गम को बताएंगी कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखते, या मेरी बहू ऐसे करती हैं। मतलब वो घर के मसाइल हमसे शेयर फौरन करेंगी। जो मर्द होगा ना, वो ना तो अपने मसले इतना क्लियरली बता पाएगा, और जो चल रहे होंगे वो भी हमें कुरेद के निकालने पड़ेंगे कि क्या एक्चुअली उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है। और डिप्रेशन भी उनका बड़ा अजीब खामोशी वाला डिप्रेशन होगा। मतलब जितना जो है वो डिप्रेस्ड होंगे उतने वो खामोश होते जाएंगे, बात कम करेंगे। औरतें बातें ज्यादा करेंगी, गिला शिकवा उनका बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत अलग तरीके से दोनों के डायनामिक्स वर्क करते हैं। क्या ये बेहतर है कि कह दिया जाए, ताकि इससे भी आप देखें कितने सारे पेशेंट्स हैं, उनको बॉडी एक्स और मल्टीपल इश्यूज होते हैं, लेकिन जब वो एक बार रो लेते हैं या वो कह देते हैं तो फिर लाइट के ना ठीक है सब कुछ सही हो गया, क्योंकि अक्सर ये भी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है तो ये बेहतर होता है। लेकिन वो घर वालों से वो सब चीजें शेयर नहीं करते, उनको कोई थर्ड पर्सन चाहिए अपना आप बताने के लिए। देखिए बात ये ना कि इसमें रिलेशनशिप इश्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने कह तो दिया, आप रो तो लिए, लेकिन आपके खानदान, आपके बच्चों और आपके जो घर के अंदर आपके जो ब्लड रिलेशंस है ना, उनके अलावा आपके मसलों को जो लोग भी सुन रहे हैं, या वो तो मजे लेंगे या बाद में आगे और लोगों को ट्रांसफर करेंगे, तो मसले जो आपके खानदान के ना इस तरीके से बढ़ेंगे। बेहतर यही है कि वेंटिलेट भी करना चाहते हैं आप, अगर शिकवा भी करना चाहते हैं तो घर के अंदर रह के करें, घर वालों से करें, अपने बेटे से शिकवा करें, अपनी बहू से शिकवा करें, अपनी बेटी जो अगर आपके घर में रहती है तो उससे शिकवा करें। बाहर लोगों को कहने से नुकसान होता है, क्योंकि वो कभी भी आपकी इस वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं ना। आपके घर में ज्यादा लड़ाइयां हो सकती हैं, आपके जो भी घर वाले हैं वो आपसे अपसेट हो सकते हैं इस बात पर कि आप क्यों अपने घर की बातों को बाहर कर रहे हैं। बट अगेन वही वाली बात है कि आप नहीं रोक सकते, कभी कभी आप नहीं रोक पाते। तो ये जो एक कंप्लेन है ना, पेरेंट्स की कंप्लेन कह रहे हैं या जो भी है, कि
अब वो घर पे हैं, अब वो ये चाहते हैं कि टोटल टाइम जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको दिया जाए। ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स के साथ है। और कैसे दें, है ना। बात यह है कि अब हमारे यहाँ पर इतना प्रॉब्लम फाइनेंशियली, इतनी एक दौड़ लगी हुई है कि घर के अंदर एटलीस्ट 2 लोग तो ऐसे हों जो कि काम करते हों, है ना, डिपेंडिंग कि आपकी जो है वो कितनी फैमिली साइज बड़ा है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ, अक्सर इसमें इस तरह होता है कि हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है। अब आपके माँ बाप घर में अकेले हैं, मेड्स के जो है वो उस पर हैं कि भाई आएगी मासी आएगी या घर में कोई काम करने वाले आएंगे तो वो फिर देखेंगे। खाना पकाना नहीं पकाना वो भी है कि चूल्हे के पास जाना, मल्टीपल मसले होते हैं जिसकी वजह से वो चूल्हे के पास खड़े रह के नहीं पका सकते हैं। ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज होते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है इस एज ग्रुप में बहुत जल्दी, तो वो नहीं चाहते पकाना। तो खिलाएगा कौन, ख्याल कौन रखेगा? और फिर वो मेड पीछे से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ, ये भी आप नहीं जानते। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते या उनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते अपनी चेयर से, तो वॉशरूम उनको टाइम पर ले जाया जा रहा है या नहीं ले जाया जा रहा है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। अब्यूज बड़ी कॉमन है। डॉक्टर साहब, ये इसका तो बड़ा आसान हल है। ठीक है, हम वैसे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं। अब कुछ हजारों रुपए में आपके पास घर में आप सीसीटीवी कैमरास लगा सकते हैं, ये सबसे आसान चीज है। और आप अपने मोबाइल पर वो ऐप वो कर लें और आपको पता हो कि आपने बच्चा मेड के पास छोड़ा है, क्योंकि बच्चे स्पेशली उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो इतना उनको डरा दिया जाता है कि वो कंप्लेन ही नहीं कर पाते। या आपके पेरेंट्स के साथ जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आप ये एक वो रख सकते हैं, सर्विलेंस रख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके पीछे आपके घर में। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप कैमरास लगा लें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए ना, कुछ ऐसी चीजें ना, अब जैसे पेरेंट आपकी अम्मी हैं, उनको उठाया उन्होंने, हाथ से ऐसे जोर से पकड़ लिया, ठीक है, आप उसको अब्यूज नहीं कहेंगे क्योंकि वो उठाने की कोशिश उनको खींच रही है, अब उसकी वजह से ब्रूस पड़ गया, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से ऐसे मनूवर्स किए कि जिसमें गिरने का खतरा हो, जिसमें गलती कहें कि मेड की है भी नहीं आप कहें, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो वही बात है कि अगर एक एक्सपर्ट हो उसकी जगह, अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि नर्सेस को अफोर्ड कर सकते हैं, और 24 आवर नर्सेस मिलना कितना मुश्किल है, कोई इतना आसान बात तो नहीं कि 24 घंटे एक नर्स रहे। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि ये जो हमने सेंटर, रिक्रिएशनल सेंटर एक कायम किया है, बेसिकली ये कोई ओल्ड हाउस नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो घर में अकेले होते हैं सुबह में, और आप अगर उनको हमारे पास ड्रॉप करके जाएं तो हम उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, हम उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स, मतलब वो खाते क्या हैं, क्या खाना चाहिए, उनकी मेडिकेशंस को एडजस्टमेंट, क्या मेडिसिन वो ले रहे हैं, क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, और फिर उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जिसमें वो अपने हाथों का, उंगलियों का, पैरों का सही और दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकें। तो सिर्फ ये है कि आपने सुबह में उनको ड्रॉप किया और दोपहर में या शाम में आपने उनको पिक कर लिया, उस दौरान जिस दौरान आप घर पर नहीं थे, उसके बाद तो जाहिर है एक दफा जब आप घर आ जाते हैं तो आपसे बेहतर केयर उनकी कोई नहीं कर सकता, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। जब आप अवेलेबल हैं तो आप अपना टाइम जो है वो अपनी फैमिली को दें, आप उनके साथ बैठें। और पेरेंट्स को स्टेज में शायद कुछ उनकी बेसिक जरूरियात के अलावा उनको और कुछ चाहिए नहीं होता। आप उनके साथ बैठकर सिर्फ ये शेयर करें कि आज ये कुछ हुआ या इस पे मैं क्या कर लूं। एट द एंड आप ही का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, बट उनसे पूछ लेना ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आज भी मुझसे पूछा जाता है या मुझसे डिस्कस किया जाता है। अगर ये कहना अच्छा मैं जा रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं अच्छा अब तो तुम जा रहे हो तो बता रहे हो, क्या मैं चला जाऊं। ये जो क्या या हो सकता है, ये अल्फाज जो हैं क्योंकि वो घर पे बैठे हैं तो वो हर जुमले के पीछे आगे हर चीज को बड़ा गौर से सोच रहे होते हैं। आपने खाने का जिक्र किया, जैसे नींद कम हो जाती है इसी तरह भूख भी कम हो जाती है इस एज में, और आप इतनी मेडिसिन ले रहे होते हैं कि कुछ आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट भी है पूरी होना। फिर अगर डायबिटीज है तो ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती, दांत टूट रहे होते हैं, कमजोर हो रहे होते हैं, तो क्या किया जाए इसके लिए? अगेन देखिए, अगर आपकी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, आप खुश होंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, तो खाने का दिल भी करेगा, ठीक है ना। वही बात है कि अगर आप गैर जरूरी मेडिसिन ले रहे हैं, अब ओवर ट्रीट हो रहे हैं, हर चीज के लिए एक दवाई पर हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज तो होगी। पूरा दिन अगर
बैठने की बजाय, जैसे आमतौर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती ना उनके लिए, तो पूरा दिन वो बैठे रहते हैं। जब बैठे रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो भूख तो नहीं लगेगी ना, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी कम होती जा रही हैं, वो यूज अप ही नहीं हो रही वो एनर्जी। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज आप करते रहें जिसमें दिमाग और आपका हाथ पैर चलते रहें तो भूख तो लगेगी आपको, है ना। और फिर एक और खाने का इश्यू क्या होता है, सोशल ग्रुप नहीं होता ना, अकेले क्या खाना खाएं, अक्सर वो सोचते हैं अब अकेले हैं, अकेले पकाएं, अकेले खाएं। अच्छा, अब वो यही मैं अब उसकी सेंटर की बात करूं, अगर वहां पर एक 50 का ग्रुप बैठा हुआ है और जिसमें आपके कुछ लोग जानने वाले भी हैं, आपकी किसी से दोस्ती भी हो गई है, बातचीत भी हो गई है, गिला शिकवा भी कर रहे हैं आप उससे, घर के मसले भी बता रहे हैं, आपकी एक मेंटलेट भी कर रहे हैं आप, और वो ना लेने में ना देने, एक दूसरे की काउंसलिंग हो रही है कि हाँ मैं तो इस तरीके से जो है वो इसको डील कर लेता हूं, मैं तो ऐसे। आपके एज ग्रुप के लोगों से आपकी काउंसलिंग हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद जो है वो सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं तो आपका दिल भी करेगा कि चलें भाई क्या खा रहे हैं, सब लोग खाते हैं साथ मिलके, चाय पी रहे हैं सब लोग, तो आपका भी दिल करेगा चले मैं भी चाय ले लेती हूँ। तो इस तरह से ना एक सोशल, क्योंकि वी आर अ सोशल एनिमल, है ना, तो हमें एक सोशल ग्रुप की हर एज ग्रुप में नीड है, और इस एज ग्रुप में और भी ज्यादा है क्योंकि लोनलीनेस है ना, कोई नहीं है आपके पास। अच्छा, खाने का प्रॉब्लम ये है कि इस तरह अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भाई सॉल्ट कंट्रोल करना है, डायबिटीज है तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि कार्ब्स में भी आपको जो है उसकी वजह से भी आपकी शुगर हाई हो जाती है, राइस का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। तो ये जो बैलेंस डाइट है इस एज के लोगों के लिए, एक तो ये मैनेज करना, और सेकेंडली ये कि होता क्या है, आप किसी जगह दावत पे गए हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, अब वो उस मौके का फायदा उठाते हैं बदपरहेजी करने के लिए, और जब आप उनको सबके सामने अगर टोक दें या उनको रोक दें तो एक तो उनको ये होता है कि जी मुझे सबके सामने बोल दिया। अब ना बोलें तो भी आपको पता है कि इसके इफेक्ट्स कितने ज्यादा हो जाएंगे, इनकी रात में तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ आके जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पेरेंट्स भी, उनको भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन चलो महफिल में हूँ तो मैं ये काम कर लेता हूँ। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि खाने में बदपरहेजी, ये बड़ा कॉमन है, ये नहीं कंट्रोल कर पाते वो लोग, एक्सेप्ट उनको जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कंट्रोल करने का, कोई और नहीं कंट्रोल करा सकता। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं सना, और मैं यही इसी सोच, आपने कहा ना क्या सोच थी कि जब आप लोगों ने ये शुरू किया, यही सारी सोच हमारे जहन में आती है। और इसके लिए जैसे हमने न्यूट्रिशनिस्ट से कहा है कि हम जब बताएंगे आपको कि भाई ये डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, तो अलग अलग सबकी डाइट्स प्रिपेयर होंगी, और हम उनको सिखाएंगे कि अगर आप यहाँ पर नहीं भी हैं, आप अपने घर पर हैं, तो आप कैसे अपनी डाइट को स्पेसिफिकली क्या लें कि जो कि आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट हो। अगर आप शादी में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि शादी में आप कुछ भी नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जैसे अगर एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको हम कहेंगे कि भाई आप बारबेक्यू की चीजें स्पेसिफिकली अवॉइड करें क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हम कहेंगे कि भाई आप बारबेक्यू खा लें, और आप जो है वो एंड में जो कस्टर्ड या खीर या ड्रिंक है उससे आप गुरेज कर जाएं, और चावल थोड़ा सा आप लिमिट करें। तो डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर उसी हिसाब से उनकी एक न्यूट्रिशनिस्ट से, एक्सपर्ट से काउंसलिंग। लेकिन दिस इज सो डिफिकल्ट कि आप अपने घर के जो लोग हैं, स्पेशली क्योंकि देखिए सारा गेम जो है ना वो आपका यहाँ है, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका एक्सेप्ट करना कि ओके आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस और मुझे ऐसे कंट्रोल करना है क्योंकि मैंने अपना ख्याल रखना है। ये थॉट हमारे यहाँ लोग कहते हैं मैं सेल्फिश हो जाऊं, मैं अपने बारे में सोचूं, मैं अपना ख्याल रखूं। ये हम, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह होती है कि हमें सारी जिंदगी यही सिखाया जाता है कि आपने सेक्रीफाइस करना है, आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। आई बिलीव कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में सबसे बेहतर चीज है जो हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा, बट उससे भी बेहतर चीज है कि उस कॉम्प्रोमाइज को रिस्पेक्ट करें, और वो रिस्पेक्ट ये है कि जो एक्सेप्ट किया है उसको एक्सेप्ट करते हुए जिंदगी को भरपूर जिया जाए। ये नहीं करते हम कॉम्प्रोमाइज को अपनी जिंदगी का रोग बना लेते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये चीज मैंने भी लाइफ के बहुत सारी चीजें देखने के बाद सीखी हैं डॉक्टर साहबा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ठीक है सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, बट एट द एंड मैं भी तो हूं ना, मेरी भी तो लाइफ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। और हेल्थ आप मेंटेन कैसे करेंगे अगर आपने अपने बारे में नहीं सोचा, तो आप कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। मुझे यही ख्याल आ रहा था, मैं वेस्ट में किसी
किसी जो है वो उनके ट्रेन में बैठी और वहां पर जो है वो मैं बैठी हुई थी तो एक बहुत ही मेरे ख्याल में 70+ खातून थी, ट्रैक सूट पहना हुआ था उन्होंने, पूरे वाइट बाल थे बिल्कुल और झुर्रियां पड़ी हुई उनके, वो ऊपर चढ़ी तो मैंने आसपास देखा कहीं पर जगह खाली नहीं थी तो मुझे लगा कि हमारे कल्चर में तो ऐसे ही होता है भाई, आप उठ जाते हैं। तो मैं फौरन उठ गई और मैंने कहा कि प्लीज सिट। तो मुझे देखकर कहने लगी नो नो यू सिट, मुझे मतलब कहने लगी आप बैठे, आई डोंट नीड टू सिट। मैंने कहा नहीं आप बैठ जाइए, बट शी सेड कि नहीं मैं खड़ी रहूंगी। और वो 45 मिनट्स तक खड़ी रही और मैं बैठी रही और अपने आप को मैं गिल्ट फीलिंग मेरे अंदर आती रही कि मैं बैठी हूं और ये खड़ी है। लेकिन लुक एट देम, है ना, पता नहीं कहां से वॉक करके जॉगिंग करके आ रही होंगी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो हम अपने ऊपर सिंपैथी लेते जाते हैं ना, हम सिंपैथाइज करते हैं खुद से कि हम तो बूढ़े हैं, हमें जो है वो बिठाना चाहिए, हमें आराम की जरूरत है, जबकि इट इज अदरवाइज। आप जितना फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। बट ये सारा गेम ना आप, क्योंकि इसमें सोसाइटी का भी बड़ा जो है ना वो किरदार है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है कि हम ये समझते हैं कि ठीक है जी अब इस एज में जा रहे हैं, ये कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये होगा तो लोग क्या कहेंगे। सो लोग तो वो भी कहते हैं ना जब आप चले भी जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया से, फर्क पड़ता है उन लोगों को जिनको आपकी ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरत की खातिर जो है वो अपना ख्याल रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। खाने पीने के हवाले से हम जिक्र कर रहे थे, इसी तरह कुछ लोग जो हैं उनको अक्सर ऐसा होता है कि या तो स्टमक अपसेट हो जाता है क्योंकि मेडिसिन इतनी ज़्यादा ले रहे होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इन दोनों चीज़ों से वो लोग गुजर रहे होते हैं। फिर कभी घरेलू टोटके, कभी डॉक्टर की दवाइयाँ, क्या है इनका बेहतर हल? देखिए इसमें जो मेडिसिन हैं जो कि कॉज करती हैं, जैसे कि कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो तो हम उन मेडिकेशंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दवाई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मार्केट में 10 डिफरेंट और गाइडलाइंस भी हमें बताती हैं कि अगर किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है तो वी कैन ऑलवेज चेंज द मेडिसिन। तो एक तो चेंज किया जा सकता है। दूसरा ये डायरिया, अगर पेचिश लग जाती है बार बार, उसमें भी कुछ दवाइयां, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज की खास दवाई जो मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, न्यूरोडिपार के नाम से आती है, ये अक्सर मैदे की तेजाबियत या लूज मोशंस कर सकती है। अब किसी ने शुरू की डायबिटीज के लिए और लेते जा रहे हैं, पेट खराब है, अब पेट खराब के लिए एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो दवाई देता जा रहा है बगैर ये देखे हुए कि वो एक्चुअली उस वक्त से शुरू हुआ जब से ये वाली मेडिसिन स्टार्ट हुई है। उस केस में उस मेडिसिन को चेंज कर देना चाहिए, सिंपल। अच्छा, फिर भी अगर मेडिसिन की वजह से नहीं है तो कब्जियत के लिए जो बेहतरीन चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्पगुल की भूसी है ना। उसका हम तरीका ये बताते हैं कि 2 बड़े चमचे 1 गिलास पानी में आप भिगो के रख दें, 3-4 घंटे, जैसे रात में भिगोएं, सुबह में उसको जो है वो आप हिला के ले लें। जब तक वो फूलता नहीं है वो काम नहीं करता, तो उसको फुलाना जरूरी है। अगर लूज मोशंस हो जाते हैं तो एक तो ORS का इस्तेमाल फौरी तौर पर करना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और फिर जो है वो कुछ घरेलू टोटके जिसमें दही का इस्तेमाल करते हैं या एनफ्लोर के साशे या इस तरह की चीजें, मतलब इस एज ग्रुप में हम रेकमेंड कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, और फिर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें, या लाल आटा इस्तेमाल करें सफेद आटे की जगह, उससे कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा, इसमें दवाइयां भी लोग ले लेते हैं कि वो ड्रॉप्स पी रहे हैं, वो लूज मोशंस फिर उससे होना शुरू हो जाते हैं। उसकी आदत ऐसी पड़ती है कि जब तक फिर आप वो दवाई ना लें तब तक आपको स्टूल पास ही नहीं होता। तो वो दवाइयों की एक आदत, उसकी अब्यूज, लेग्जेटिव अब्यूज जिसको कहते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है आपको। तो अगर आपको लाइक कॉन्स्टिपेशन या जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि और मसाइल हैं, तो आप शुरू में तो आप कोशिश करें कि जिस तरह दही है, इसबगोल है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जाके उसको डिस्कस करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। और आपके जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छा होता क्या है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ये कहते हैं कि ये तो वही दवाइयाँ मुझे दोबारा कह देता है कि इस्तेमाल कर लो, तो मैं उसके पास क्यों जाऊं। ये जो मेंटेनेंस है ना, ये मैं टेबल नया भी खरीद के यहाँ रखूंगी, लेकिन अगर मैं इसका ख्याल नहीं करूंगी तो ये
मतलब इसकी शक्ल भी देखने लायक नहीं रहेगी। कुछ चेंजेस नहीं लाऊंगी मैं, बस इसको इसमें एक देखती निगाह रखूंगी कि ये ठीक है। इसी तरह डॉक्टर भी काम कर रहा होता है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो चले भी गए इस दुनिया से, साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, शिवरिंग होती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, लेकिन मैंने अपने बच्चे को नहीं बताना मैं ठीक हूँ। मैं चला गया डॉक्टर के पास, दवा ले ली, किसी को नहीं बताऊंगा कि वो परेशान हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा मसला है कि हम डिस्कस नहीं करना चाहते अपना प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ नहीं बताना चाहते। इसमें औलाद का ख्याल ही होता है, लेकिन एट द एंड नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और फिर एक लॉन्ग टर्म आप मसले में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जिसकी वजह से, जैसे मैं आपको बताऊं, यूरिन का मसला बताना, बहुत पेशाब के मसले होते हैं एज ग्रुप में। खास तौर पे मेल्स को एक डिफरेंट किस्म के होते हैं, प्रोस्टेट के मतलब एक गुदूद होता है जिसके बढ़ जाने की वजह से पेशाब रुक रुक के आता है। ये मसला अपनी जगह है। दूसरा, औरतों को ये प्रॉब्लम होता है कि यूरिन पास हो जाता है, अर्जेंसी होती है, आप वॉशरूम जब तक जाएं, एक तो आप भागते हैं वॉशरूम, ये खतरनाक है, गिर गए बीच में रास्ते में, तो आप भागते हैं कि निकल ना जाए, अर्जेंसी। फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जोर से हंसते हैं या खांसते हैं तो यूरिन पास हो जाता है। तो ये दोनों ही मसले की वजह से, देखिए इसमें ना ये एज ग्रुप में बड़ा कॉमन है। ये मस्क्यूलर नीचे के जो यूरिन होल्ड करने वाले जो मसल्स हैं, जो उसका सिस्टम है, वो वीक हो जाता है। वो वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप ये डिस्कस नहीं करते अपने डॉक्टर से, क्योंकि आपको ये लगता है कि नापाकी होती है। अब ये तो मतलब मैं कैसे बताऊं, ये डॉक्टर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप यूरिन के मसले तो छोड़ दें, सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, क्यों नहीं हो सकते, किसी को भी हो सकते हैं। इस एज ग्रुप में क्या सेक्सुअल इश्यूज नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक, तो आप अपना, आपका डॉक्टर, अगेन वही बात है कि आपका डॉक्टर इस तरह का हो कि आप उससे कंफर्टेबल हो और आप जाके डिस्कस करें। और ये जो डॉक्टर साहबा कह रही थी ना कि वो डॉक्टर्स जो नॉर्मली आप जीपीज बैठे होते हैं, उनके पास, उन्होंने 80-100 पेशेंट देखने, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर इस तरह के लोग जो हैं वो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं ताकि आप गाइड कर सकें। स्पेशली एक बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने भी बहुत ज़्यादा, आप लोग भी देखते होंगे अपने घर के बड़ों के साथ, कि भाई बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती है। बैठ जाएं तो उठते हुए सोचेंगे, खड़े हैं तो बैठेंगे नहीं, कि बैठ गए तो उठा कैसे जाएगा। ये क्या वजह है? ये सबके साथ ही होता है ओल्ड एज में, या ये इसके पीछे कोई रीजन है खास? देखिए, इसमें हमने ये देखा है कि जो लोग जितने ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स उतने कम होते हैं। जितनी देर आप अपना टाइम, देखिए अगर आप बहुत देर सो भी जाएंगे ना, अगर आप 12 घंटे सो गए तो जब आप उठेंगे तो आपके हाथ पैर अकड़े हुए होंगे, अजीब सा एक दर्द हो रहा होगा इतनी देर तक बेड पे लेटने। तो अब ये सोचिए कि एक बंदा अगर सुबह से लेके शाम तक एक ही जगह पर बैठा हुआ है, तो जब वो उठेगा तो हाथ पैर तो जाम हो जाएंगे ना। तो उस तरीके से जो है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम कहते हैं, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, वो पेन करती हैं। फिर अगर अल्लाह ना करे कभी आपको फ्रैक्चर हो गया है तो वो जगह आपकी पेन करती रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। एक और चीज़ बड़ी ख़ास जो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि क्योंकि बड़ा लिमिटेड एक आप कहना चाहिए चीज़ें होती हैं जो इस एज में अगर बीमारी है तो वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। अच्छा, हम क्योंकि आदी हो चुके होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि ये तो ऐसे ही है। वो लोग जिनके यहाँ इस तरह के पेशेंट मौजूद हैं जो अल्लाह ना करे कैंसर जैसे मर्ज पे मुब्तला हैं, या वो डायलिसिस पर हैं, या किसी और तरह की बीमारी, ऐसी बीमारी जिसको सोच के भी आपको तकलीफ होती है, लेकिन वो शख्स उससे गुजर रहा है। घर वाले आदी हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाता है, हालांकि वो भी तकलीफ में होते हैं, वो भी उतना ही उस चीज़ को बेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जिसके साथ गुजर रही होती है वो ही बेहतर जानता है। दूसरे सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उस तकलीफ को वैसे महसूस नहीं कर सकते। क्या होता है कि वो मेरा दिल नहीं करता ये चीज़ खाने को, तो उनके लिए जिस तरह हम, जब आप जो बात कही थी, हम बच्चे हैं, अगर हम एक चीज़ नहीं खाते तो माँ 10 और चीज़ें अरेंज करती है हमारे लिए कि किसी तरह ये खा ले, इसके पेट में कुछ चला जाए तो ये ठीक रहेगा। बड़ों के साथ भी यही है कि वो नहीं खाना चाह रहे होते वो चीज़, दे वांट समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। वो कोशिश हम नहीं करते अपनी लाइफ में लगे हुए, और बाद में फिर रिग्रेट्स भी होते हैं।
ये भी बात सही है। कुछ वही वाली बातें, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी डिपेंडेंट नहीं रहे, उनको ये होता है कि मैं खाऊंगा तो मेरे बच्चा सोचेगा देखो मेरा फ्री में खा रहा है, जैसे ये वाली बातें भी आती हैं। मतलब मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती हैं हमारे पेरेंट्स के दिमाग में, मगर ये बातें भी आती हैं कि मैं सामने खाऊंगा तो ये सोचेगा कि देखो मेरा इतना सारा खाना खा गया। क्या आपने कभी सोचा ऐसा हमें खिलाते वक्त? तो हम कैसे सोच सकते हैं? लेकिन ये मेंटल ये प्रॉब्लम होता है इस एज में ना, और इसको आपने काउंटर कैसे करना है कि वो जो भी करें ये दूसरा कान खुला रखें और इससे निकाल दें, क्योंकि आपने उनके आगे बोलना नहीं है, आपने उनको जवाब नहीं देना। हो सकता है वो स्लैंग भी हो जाए, अक्सर स्लैंग लैंग्वेज भी वो यूज कर रहे होते हैं और आपको कहते हैं चले जाओ और ये वो सब कुछ सुन लें, उसके बाद कहें ठीक है अब तो हो गया, अब जो भी है वो यही है। सो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट एट द एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वही हमने करनी भी है। डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।